हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर टॉपिकों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत भारतीय शिक्षा व्यवस्था। इसका पहला टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, या इसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भारत आज़ाद हुआ उसके उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा का निरंतर विकास होने लगा, लेकिन जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी वो किसी भी तरह से एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आयोग के बारे में देखने से पहले एक बार राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और यह 1939 से 1948 के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के वाइस चांसलर के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद इन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत यूनियन के एम्बेसडर के तौर पर भी कार्य किया और उसके बाद इन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया और उसके बाद 1962 से 1967 तक यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया और 1954 में इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हाँ, इनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी भारत रत्न दिया गया, जिसमें से पहले थे राजगोपालाचारी और दूसरे थे CV रमन। और 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को किया गया और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी 25 अगस्त 1949 को 2 खंडों में प्रकाशित किया। पहले खंड में जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की वह 747 पेजों की थी और दूसरे खंड में जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वह 1356 पेजों की थी। इस आयोग के सचिव निर्मल कुमार सिद्धांत थे और इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इस आयोग में 10 सदस्य थे। राधाकृष्णन आयोग, इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा का परीक्षण और उस पर सुधार करना था और इस आयोग ने जो अपनी महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी वह सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रस्तुत करना था। और इस आयोग का जो प्रभाव पड़ा उससे ये हुआ कि शैक्षिक पहुंच में लैंगिक समानता की शीघ्रता से पहचान हुई। इस आयोग का जो महत्वपूर्ण योगदान था वह योगदान रहा कि लैंगिक समावेश और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य में शैक्षिक सुधारों के लिए आधार तैयार किया। और इस आयोग ने 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पहला सुझाव था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा संकाय। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण सुझाव था वह था शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। और जो इनका तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव था वह सुझाव था कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और विश्वविद्यालय के लिए वित्त। और चौथा इनका जो महत्वपूर्ण सुझाव था विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। तो इन्होंने ये 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब इन सुझावों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं शिक्षा संकाय। पहले सुझाव के अंतर्गत शिक्षा संकाय, इसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि जो शिक्षक थे शिक्षकों को 4 श्रेणी में विभाजित किया जाए। पहला प्रोफेसर, दूसरा पाठक या रीडर, तीसरा व्याख्याता या लेक्चरर और चौथा प्रशिक्षक, रिसर्च फेलोअर। इन 4 कैटेगरी में उन्होंने शिक्षकों को भी
को विभाजित किया। और इन्होंने यह बताया कि जो शिक्षण था, शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, और शिक्षा का जो कार्य दिवस था 1 वर्ष में 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। और इन्होंने यह भी सुझाव दिया जो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अवधि थी वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव भी इन्होंने दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा से पहले 12 वर्षों का अध्ययन अनिवार्य हो, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करने के बाद ही वह विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। इस आयोग ने जो दूसरा सुझाव दिया था वह था शिक्षा के स्तर पर। इन्होंने बताया कि जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। और जो दूसरा इनका सुझाव था, उन्होंने बोला कि जो शिक्षण कार्यों के दिवस थे 1 वर्ष में 180 दिन होने चाहिए, जिसमें जो परीक्षाओं के दिन होंगे वो इसमें गिने नहीं जाएंगे। सुझाव दिया कि जो अध्ययन के लिए जो कोर्स बनेगा उसके लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। इनका अन्य सुझाव था कि परीक्षाओं का स्तर उठाने के लिए जो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं वह 70% से अधिक मार्क्स लाने वालों को फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो निर्धारित किया गया वह 55 से लेकर 69 के बीच में सेकंड डिवीज़न, और जो थर्ड डिवीज़न थी वो 40% से लेकर 54% के बीच में। और जो इनका तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव था वह सुझाव था विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त पर। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार होगा केंद्र व प्रांतीय सरकारों के संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा। जो इनका दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था, उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो विभिन्न मदों, भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और वाचनालय, ऑडिटोरियम एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान किया जाए। इसके अंतर्गत जो इनका तीसरा सुझाव था उसमें बोला कि शिक्षकों के वेतन व अन्य कार्यों के अनुदान देने एवं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में समरूप स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की जाए। इसी के अंतर्गत जो यूजीसी थी इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, नवंबर 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई। इनका अन्य महत्वपूर्ण सुझाव था जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को किसी एक सरकार के अंतर्गत न रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा जाए। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव था। और चौथा और अंतिम जो इनका सुझाव था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, किस तरीके से इनका संरचना और संगठन हो। इस आयोग के सुझाव के अंतर्गत उच्च शिक्षा का जो संगठन होगा 3 स्तरों पर होगा। पहला था स्नातक, जिसको अंडर ग्रेजुएट भी कहते हैं, इसकी अवधि 3 साल थी। दूसरा था स्नातकोत्तर, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, इसकी अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई। और तीसरा था अनुसंधान, रिसर्च, इसके लिए भी 2 वर्ष निर्धारित की गई। और जो उच्च शिक्षा था इसको 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आर्ट कला, दूसरा साइंस और तीसरा था व्यावसायिक और तकनीकी। जो व्यवसाय और तकनीकी थी इसको भी अन्य 6 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण, इस तरीके से इसको 6 अन्य वर्गों में विभाजित किया गया। और इस आयोग ने यह भी बताया कि इन 6 वर्गों के लिए अलग से महाविद्यालय भी खोले जाएं। शिक्षा की संरचना और संगठन के आधार पर उन्होंने यह सुझाव दिया कि कृषि और उच्च शिक्षा के शोध कार्य हेतु इन अलग से एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाए। इसके अंतर्गत नवंबर 1960 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसी के साथ इन्होंने उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए भिन्न भिन्न पदों के साथ साथ भिन्न भिन्न वेतनमान निश्चित किया जाए। यह एक इनका महत्वपूर्ण सुझाव था। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए तथा देश के सभी भागों में उच्च माध्यमिक व विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए। यह इनका एक महत्वपूर्ण सुझाव था। इसके साथ इन्होंने यह भी बताया कि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। पहला तो था क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा था राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान और तीसरा अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो यह थे राधाकृष्णन आयोग के महत्वपूर्ण 4 सुझाव।
तो अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगले वीडियो में हम मुदालियर आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।